दोस्तों, मैं अर्पित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का मध्यकालीन इतिहास के इस चौथे वीडियो पर। चौथे वीडियो में आज हम जानेंगे कि मोहम्मद गौरी कौन था, इसके क्या कारण थे, भारत में आक्रमण करने का क्या उद्देश्य था, मुल्तान पर आक्रमण इन्होंने क्यों किया, सिंध पर आक्रमण किया, पेशावर युद्ध किया, तराइन का प्रथम युद्ध हुआ, किसके साथ हुआ, पृथ्वीराज चौहान के साथ, तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, चंदावर युद्ध हुआ। सभी घटनाएं कहानी के साथ इतिहास में हम पढ़ेंगे। एक नोट करने वाली बात यह है कि अगर आपने तीसरी वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप तीसरी वीडियो जाकर देख के आएँ, क्योंकि गजनवी के बारे में हम विस्तृत चर्चा किए हैं। वह भी तुर्की आक्रमण से जुड़ा हुआ है और यह भी एक तुर्की आक्रमणकारी है। चलिए वीडियो को आगे करते हैं। महमूद गजनवी की मृत्यु हो गई कब? पिछली वीडियो में हो गई। कब हुई? 1030 ईस्वी में। 1030 ईस्वी में क्या हुई? महमूद गजनवी की मृत्यु हो गई। किसके कारण से हुई थी? मलेरिया रोग हो जाने के कारण। महमूद गजनवी कब मरा? 1030 ईस्वी में। उसके बाद भारत में कोई आक्रमण नहीं हुआ, कोई भी आक्रमण नहीं हुआ। मैंने आपको बताया था गजनवी के बारे में विस्तृत चर्चा की है, आप जाकर देख सकते हो क्या है। फिर गजनवी के खत्म होने के बाद भारत में लगभग 145 वर्ष कोई भी आक्रमण, भीषण आक्रमण नहीं हुआ। लेकिन महमूद गजनवी जब वहां चला गया अपने तुर्क में, तो एक व्यक्ति होता है, जब वो तो खत्म हो गए, लेकिन उसका कार्यभार जो संभाल रहे थे, उनसे एक युद्ध होता है गयासुद्दीन मोहम्मद बिन शाम का। गयासुद्दीन मोहम्मद बिन शाम का युद्ध महमूद गजनवी के जो कार्यभार संभाल रहे थे उनके साथ युद्ध होता है गयासुद्दीन मोहम्मद बिन शाम का। किस ईस्वी में? 1163 ईस्वी में युद्ध होता है। तो गयासुद्दीन मोहम्मद बिन शाम विजयी हो जाता है। फिर ध्यान से मेरी बातों को सुनते जाइएगा। फिर जो विजयी होने के बाद गजनी में गोर नामक स्वतंत्र रियासत की स्थापना किसके द्वारा की गई? गयासुद्दीन मोहम्मद बिन शाम के द्वारा गोर नामक स्वतंत्र रियासत की स्थापना कर दी गई विजयी होने के बाद। कब किया गया? 1063 ईस्वी में ही। जब गिज तुर्कों को, ये महमूद गजनवी कौन था? गिज तुर्की था। फिर गयासुद्दीन मोहम्मद बिन शाम ने गिज तुर्कियों को वहां से भगाया और अपने भाई को 1173 ईस्वी में कार्यभार दे दिया। 1173 ईस्वी में किसके भाई को? गयासुद्दीन मोहम्मद बिन शाम के अपने भाई को, मोहम्मद गौरी को अपना कार्यभार दे दिया। इनका पूरा नाम यह भी कह सकते हो, शिहाबुद्दीन मोहम्मद बिन शाम और मोइजुद्दीन या फिर मोहम्मद गौरी। यह अपने कार्यभार को संभाले कब? 1173 में। वीडियो को मेरी बातों को समझते जाइएगा और वीडियो को लिंक करते जाइएगा पिछले से आगे। चलिए, मोहम्मद गौरी आ गया कहाँ? शासन पर बैठ गया। कब बैठ गया? मोहम्मद गौरी ने 1173 ईस्वी में शासन संभाला। संभाला कब? 1173 ईस्वी में। इसके तुरंत 2 साल बाद यह भारत पर आक्रमण करेगा। आक्रमण करने का क्या उद्देश्य होगा? गौरी का भारत में आक्रमण करने का क्या उद्देश्य होगा? पहला उद्देश्य क्या था? अपना साम्राज्य का विस्तार करना। वह चाहता था कि मैं सिर्फ गजनी पर ना रहूं, सिर्फ गौर नामक स्वतंत्र रियासत, जो हमारी गौर नामक स्वतंत्र रियासत है, उसको बढ़ाया जाए। साम्राज्य विस्तार करना गौरी का प्रथम और प्रमुख उद्देश्य था। फिर मुल्तान पर प्रभुत्व स्थापित करना इसका दूसरा उद्देश्य था। अतुल्य धनराशि, लूट-पूट करके अतुल्य धनराशि को भी प्राप्त करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। और चौथा और महत्वपूर्ण उद्देश्य उसके हिसाब से क्या था? इस्लाम धर्म का प्रचार करो और मूर्ति पूजा का विनाश करो। मतलब हिंदुओं को दबा दिया जाए, मूर्ति पूजा का विनाश किया जाए। इससे पहले महमूद गजनवी ने भी कुछ इसी तरह से किया था। क्या किया था इन्होंने? सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था और जो शिवलिंग की मूर्ति थी उसे तोड़ फोड़ करके कहाँ गड़वा दिया था? जो गजनी में जामी मस्जिद थी उनकी सीढ़ियों में गड़वा दिया गया था। यह मैंने आपको पहले बताया था। गौरी द्वारा भारत में लड़े गए युद्ध, कौन कौन से युद्ध लड़े गौरी ने? 1173 में उन्होंने कार्यभार संभाला। फिर मुल्तान पर उन्होंने आक्रमण कर दिया। कब मुल्तान पर उन्होंने आक्रमण किया? 1175 ईस्वी में। कब? 1175 ईस्वी में इन्होंने मुल्तान पर आक्रमण कर दिया। मुल्तान पर इन्होंने आक्रमण किया। मुल्तान में प्रमुख चीजें क्या थी? जैसे उच्च के किले पर इन्होंने आक्रमण किया। उच्च के किले पर इन्होंने आक्रमण किया और इसे जीत गया। इसमें क्या हो गया? यह विजयी हो गया। मुल्तान पर विजय इन्होंने प्राप्त कर ली।
कब? 1175 में। सिंध पर आक्रमण किया इन्होंने। सिंध पर आक्रमण कब किया? 1176 ईस्वी में। कब? 1176 ईस्वी में। एक सेकेंड रुकेगा। कब इन्होंने आक्रमण किया सिंध पर? 1176 ईस्वी में। कब? 1176 ईस्वी में। ठीक है, सिंध पर आक्रमण इन्होंने किया। सिंध को भी इन्होंने विजयी कर लिया। विजयी हो गए कहाँ? सिंध पर भी। कहाँ कहाँ जीत गए? सबसे पहले मुल्तान के उच्च किलों को जीता, फिर सिंध प्रांत पर 1176 में आक्रमण किया, जस्ट एक साल बाद यहाँ भी जीत गए। फिर यह गुजरात पर आक्रमण करते हैं। आक्रमण का समय या फिर टाइम पीरियड होता है 1178 ईस्वी में। 1178 ईस्वी में गुजरात पर यह आक्रमण करते हैं। गुजरात में एक नायिका देवी होती है जो कि एक विधवा औरत होती है। उनके दो बेटे होते हैं। कौन? मूलराज द्वितीय और भीमराज द्वितीय। ये दोनों भाई होते हैं। इन तीनों से इसका युद्ध होता है। युद्ध होता है किस स्थान पर? यह काफी बार पूछा जाता है। जाता है। सबसे पहली बात यह भी आपको याद रखना है कि नायकी देवी या फिर मूलराज द्वितीय या भीमराज द्वितीय, ये तीनों के तीनों चालुक्य वंश के होते हैं। कौन से वंश के होते हैं? चालुक्य वंश के होते हैं। किस वंश के? चालुक्य वंश के। ठीक है, गुजरात में आक्रमण करने का प्रमुख उद्देश्य इसका क्या था? अन्हीवाड़ा को लूटना। अन्हीवाड़ा नामक स्थान को लूटना। लेकिन नायकी देवी ने वीरता का परिचय दिया। और किस स्थान पर यह लड़ाई हुई थी? माउंट आबू पर्वत राजस्थान में। किस स्थान पर? माउंट आबू पर्वत राजस्थान में। यहाँ ही पहली बार मोहम्मद गौरी पराजित हो गया। तो प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि मोहम्मद गौरी पहली बार कब पराजित हुआ? तो गुजरात के आक्रमण में नायिका देवी के नेतृत्व में यह पहली बार भारत में पराजित हुआ। दूसरी बात कब पराजित होगा? किससे? पृथ्वीराज चौहान से प्रथम तराइन युद्ध में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या क्या जीत लिया मेरे साथ रिवीजन करिएगा। मुल्तान विजय 1175, सिंधु विजय 1176 ईस्वी। गुजरात में तो हार गया। 1178 में जब इसे गुजरात से हराया गया तो इसे भारत से फेंक दिया गया, भारत से खदेड़ दिया गया। लेकिन यह हार नहीं मानता है, वहां से किनारे हो गया। गुजरात के क्षेत्र से थोड़ी किनारे होके राजस्थान के क्षेत्र से लड़ना स्टार्ट करता है। कब? 1179 ईस्वी में। 78 के बाद जस्ट इसने 79 में पेशावर का युद्ध लड़ा। जो पेशावर किस स्थान पर है? पंजाब के स्थान पर क्या है? पेशावर है। पंजाब में लड़ा है। फिर इसके बाद 1185 में लाहौर का विजय किया। लाहौर में कौन प्रमुख नेता थे? प्रमुख कौन था? लाहौर का राज्य कौन करता था लाहौर में? मलिक खुसरो के द्वारा लाहौर में क्या होता था? राज्य करता था मलिक खुसरो। ठीक है, फिर भटिंडा की विजय इन्होंने की 1189 ईस्वी में। चलिए, ये तो नॉर्मल इन्होंने लड़ाई की। फिर एक बड़ी लड़ाई आती है, तराइन का प्रथम युद्ध। किसके किसके बीच में हुआ? सबसे पहली बात की क्यों हुआ? तराइन में एक जगह है, अजमेर पर इन्होंने आक्रमण किया था। अजमेर पर आक्रमण किया जिसके कारण उसे पृथ्वीराज चौहान का सामना करना पड़ गया। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ाई हुई। प्रथम तराइन का युद्ध 1191 ईस्वी में। इसमें मोहम्मद गौरी हार गया। दूसरी पराजय हो गई मोहम्मद गौरी की। पहली पराजय कब हुई थी? भीमराज, मूलराज या फिर नायकी देवी के नेतृत्व में। कहाँ हुई थी? गुजरात में हुई थी। दूसरी बार हार गया यह अजमेर में। किसमें? तराइन युद्ध में। पृथ्वीराज चौहान किस वंश के थे? चौहान वंश के थे और वह विजयी हो गए। मैं आपको बता दूं पृथ्वीराज चौहान के बारे में, तो इनके पास एक शब्दवेदी बाण था, जो अगर ये चाह लेते थे तो जितनी दूर चाहे हमारा दुश्मन हो हम उसे मार सकते हैं। शब्दवेदी बाण किस किस के पास था? पहला राजा पृथ्वीराज चौहान। एक और व्यक्ति के पास था। कौन? शब्दवेदी बाण किसके पास था? राजा दशरथ के पास भी क्या था? शब्दवेदी बाण। चलिए, यहाँ पास से वह हार गया। कहाँ? प्रथम युद्ध में। लेकिन जब यह द्वितीय युद्ध में अजमेर में दोबारा हमला करता है, अजमेर में तो सुसज्जित तरीके से ज्यादा सेना लेकर आता है और यहाँ पृथ्वीराज चौहान को पराजय का सामना करना पड़ता है। मोहम्मद गौरी यहाँ विजयी हो जाता है। यह द्वितीय युद्ध कब हुआ? 1992 में। ठीक है,
और कहा जाता है कि जब युद्ध में इन्होंने जीता तो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया और बंदी बनाने के बाद इन्होंने इसकी आंखें तक फोड़वा दी थी, आंखें निकलवा ली थी। कुछ इतिहासकार इस तरह की बातें करते हैं। फिर चंदावर का युद्ध होता है। कहाँ का युद्ध होता है? चंदावर का युद्ध कब होता है? 1994 में। किस किस के बीच होता है? चंदावर कहाँ स्थित है? सबसे पहले बात, कन्नौज में स्थित है चंदावर। अगर आप चाहें तो इसका आप क्या कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। इससे ज़्यादा किसी भी डिटेल में कोई भी नहीं पढ़ाएगा या कहीं भी आपको वीडियो नहीं मिलेगी। आप चाहें तो नोट्स इसका बना सकते हैं। मैं आपको नोट्स प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगा, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। चंदावर का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ? मोहम्मद गौरी और राजा जयचंद के बीच में हुआ। जयचंद के बीच में, मोहम्मद गौरी और राजा जयचंद के बीच में चंदावर का युद्ध हुआ और चंदावर के युद्ध में भी मोहम्मद गौरी विजयी हो गया और जयचंद हार गया। इसे पराजय का सामना करना पड़ा। अब आप बात को समझिएगा। जो चंदावर का युद्ध हुआ 1994 में, इस समय जो मोहम्मद गौरी था, इसके दो, आप ध्यान से सुनिएगा क्या बात हुई। जब तराइन का युद्ध हो रहा था, चंदावर का युद्ध हो रहा था, उस समय मोहम्मद गौरी के दो गुलाम थे। बात को समझते जाइएगा। गौरी के दो गुलाम थे। एक का नाम कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरे का नाम इफ्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। दो इसके गुलाम थे। तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वह तो चंदावर का युद्ध और तराइन युद्ध इन दोनों का साथ दे रहा था मोहम्मद गौरी का। लेकिन जो दूसरा गुलाम था इफ्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, यह क्या कर रहा था? इसका कुछ काम अलग ही चल रहा था, इसका अलग ही दिमाग घूम रहा था। युद्ध गौरी अलग जगह पे कर रहा था और ये खिलजी साहब जो बख्तियार खिलजी थे, ये अलग दिशा में जा रहे थे। बंगाल विभाजन का विजय करने यह चला गया, ये बंगाल साइड चला गया युद्ध करने अलग से, जबकि मोहम्मद गौरी का गुलाम है कौन? बख्तियार खिलजी। चलिए इसके बारे में कुछ बातें। बिहार और बंगाल में विजय यात्रा करने के लिए निकल गया था कौन? बख्तियार खिलजी। यहाँ इसने दो महत्वपूर्ण कार्य किए जो आपकी परीक्षा प्रतियोगी के लिए उपयोगी हो सकती है। बिहार में इन्होंने नालंदा जो विश्वविद्यालय है और विक्रमशिला विश्वविद्यालय, क्या नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो थी उसे तहस नहस करने का कार्य किया, मतलब इसे समाप्त कर दिया। नालंदा विश्वविद्यालय में इन्होंने आग लगा दी, विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी नष्ट कर दिया। बिहार में ऐसा कार्य करने को देखकर बंगाल में जो राजा राज्य करते थे, जिनका नाम था लक्ष्मण सेन, यह बिना युद्ध किए ही बंगाल से भाग खड़े हुए। गौरी अलग युद्ध कर रहा है, इसका जो गुलाम है वह अलग युद्ध कर रहा है। ध्यान से चलिएगा, समझते जाइएगा कि कौन कौन सी बातें हो रही हैं। अब इस साइड चलते हैं। बंगाल और बिहार का विजय इसका गुलाम कर लिया है बख्तियार खिलजी। इस तरफ क्या होता है? मोहम्मद गौरी और कुतुबुद्दीन ऐबक चंदावर का युद्ध लड़ते हैं और लड़ने के बाद क्या होता है, जो चंदावर का जब यह विजय कर लेते हैं मोहम्मद गौरी, तो ये सोचते हैं कि हमें गौर प्रदेश गए हुए बहुत दिन हो गए हैं, अब हम जाते हैं गौर प्रदेश, लौट जाते हैं गौर प्रदेश, जहाँ इनके भाई गयासुद्दीन मोहम्मद बिन साम ने गौर नामक स्वतंत्र रियासत की स्थापना की थी। इनके भाई का नाम गयासुद्दीन मोहम्मद बिन साम था। चंदावर युद्ध जीतते हैं मोहम्मद गौरी और कुतुबुद्दीन ऐबक। चंदावर युद्ध जीतने के बाद गौरी ने जीता हुआ क्षेत्र कुतुबुद्दीन ऐबक को दे देते हैं, जो कि इनका गुलाम था। देकर गौर प्रदेश लौट जाने का निर्णय लेते हैं। लेकिन इसी वक्त जब वह लौट रहे थे तो लौटते समय रास्ते में खोखरो जनजाति और सिया विद्रोहियों ने सिंधु नदी के किनारे दयामक नामक स्थान पर, दयमक, इसको आप दयमक भी कह सकते हो, दयमक नामक स्थान पर इनकी हत्या कर दिया जाता है। किसके द्वारा? सिया विद्रोही। सिया और सुन्नी की बात मैंने पहली वीडियो में की है, आप जाकर देख सकते हैं। सिया विद्रोहियों और खोखरो जनजाति ने इनका दयमक नामक स्थान पर हत्या कर दी जाती है 1206 ईस्वी में। खोखरो जनजाति की बात आई है तो खोखरो जनजाति के बारे में एक हम बात कर लेते हैं। खोखरो जनजाति के साथ एक बहुत ही भीषण युद्ध हुआ था। दरअसल क्या होता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक हो, इल्तुतमिश हो या गौरी हो, सभी को खोखरो जनजाति बहुत ही ज़्यादा परेशान करती है इनके कार्यभार को संभालने के लिए। तो बात क्या होती है
खोखरो जनजाति के साथ, खोखरो जनजाति के साथ बात क्या होती है कि जो इल्तुतमिश होता है, इल्तुतमिश कौन होता है गुरु? इल्तुतमिश, इल्तुतमिश, इल्तुतमिश जो होता है वह कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या होता है? कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या है? इल्तुतमिश दामाद है। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, ध्यान रखिएगा मैं शॉर्ट में लिखते जा रहा हूँ। इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक और प्लस गौरी, ये तीनों के तीनों युद्ध करते हैं किससे? खोखरो जनजाति से। वह इतनी मजबूत होती है खोखरो जनजाति कि इसको दबाने के लिए जो इल्तुतमिश था, कुतुबुद्दीन ऐबक का, ये बात आपको बाद में भी पढ़ाएंगे हम, लेकिन समझते जाइएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो दामाद था इल्तुतमिश, इसने बहुत ही ज़्यादा वीरता पूर्वक अपना परिचय दिया था खोखरो जनजाति को परास्त करने के लिए। इसका प्रभाव ये पड़ा था कि जो मोहम्मद बिन गौरी था उसका गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक था, तो गुलाम को गुलामी से आज़ाद करने का निर्णय ले लिया था इल्तुतमिश के, किसके कारण? वीरता का परिचय देने के कारण। कुतुबुद्दीन को क्या करना था? गुलामी से आज़ाद करने का निर्णय लिया था, लेकिन गुलामी से आज़ाद इन्होंने नहीं किया था। मोहम्मद गौरी के बारे में 2-3 बातें और, इन्होंने दिल्ली में कुतुब मीनार की स्थापना की थी, दिल्ली में कुतुब मीनार की स्थापना की थी, कुतुब मीनार का निर्माण कराया था। स्थापना किसने की थी? इससे पहले हमने जो पढ़ाया था, इससे पहले हमने आपको क्या पढ़ाया था, उनके बारे में आपको बताना पड़ेगा। गौरी ने गजनवी ने कुतुब मीनार का निर्माण करना स्टार्ट किया था, लेकिन जो मोहम्मद गौरी थे इसके 2nd और 4th फ्लोर का निर्माण इन्होंने कराया था मोहम्मद गौरी ने। दूसरी बात, दिल्ली में सुल्तानगढ़ी का मकबरा बना है, इनके द्वारा ही इनका निर्माण कराया गया है, मोहम्मद गौरी के द्वारा। सुल्तानगढ़ी का मकबरा क्यों बना था? सुल्तानगढ़ी का मकबरा जो किसके द्वारा? इल्तुतमिश के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। और सबसे पहले मोहम्मद गौरी को क्या माना जाता है? मोहम्मद गौरी को भारत में तुर्की साम्राज्य का वास्तविक क्या माना जाता है? संस्थापक माना जाता है। वास्तविक संस्थापक कौन है? देखिए, कंफ्यूज मत होइएगा, कंफ्यूजन से बिल्कुल आपको मुक्ति हमको दिलाना हमारा कर्तव्य है। जो मोहम्मद गौरी था इसे तुर्की साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्या? वास्तविक संस्थापक। लेकिन क्या है, भारत में तुर्की साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जो गजनवी के द्वारा। और जो गजनवी था वह सिर्फ लूटपाट करने आया था, और ये था इसका क्या नाम है? मोहम्मद गौरी साम्राज्य विस्तार के लिए आया था। जो गजनवी था वह सिर्फ लूटपाट करने आया था। फिर मोहम्मद गौरी ने एक सिक्के का निर्माण कराया, सिक्के में लक्ष्मी की आकृति थी, दूसरी तरफ अरबी भाषा लिखी हुई थी। वास्तविक संस्थापक इसे माना जाता है। अब मिलते हैं आपको सीधे इसके बाद गुलाम वंश की, जो कुतुबुद्दीन ऐबक है यह गुलाम वंश की स्थापना करता है। चलिए आगे मिलेंगे इतिहास की बातें करते हुए, वीडियो को लिंक करते चलिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो।